आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यूपी जीके से लगभग 15 से 20 सवाल जरूर आते हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। आज हम भारत के उसी धड़कते हुए दिल यानी उत्तर प्रदेश का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही विषय चुना है आज हमने, क्योंकि इस एक टॉपिक को समझे बिना ना तो भूगोल पूरा होता है, ना इतिहास और ना ही भारत की राजनीतिक व्यवस्था। बिल्कुल। और हमारे जो भी दोस्त या कैंडिडेट्स इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि इतने सारे फैक्ट्स याद कैसे रखें। और इसीलिए इस विस्तृत चर्चा में हम केवल रटे रटाए तथ्यों की कोई बोरिंग सूची नहीं पढ़ने वाले। हम उत्तर प्रदेश की डीएनए को डिकोड करेंगे। मतलब रट्टा नहीं मारना है। बिल्कुल नहीं। हम समझेंगे कि कैसे एक विशेष प्रकार की मिट्टी ने इतनी विशाल जनसंख्या को जन्म दिया और कैसे उस जनसंख्या ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति खड़ी कर दी। जब तथ्य एक कहानी की तरह जुड़ जाते हैं ना, तो उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो दिमाग में छप जाते हैं। एकदम, वो जीवन भर के लिए हमारे समझ का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी कारण और प्रभाव मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाले नजरिए से अगर हम शुरुआत करें, तो किसी भी राज्य की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है। सही बात है। 24 जनवरी 1950 ये वो तारीख है जब इस राज्य को आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश का नाम मिला था। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। पूछिए। आजादी से पहले जब ये उत्तर प्रदेश नहीं था, तब इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मतलब किताबों में अक्सर संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस पढ़ने को मिलता है। हाँ, और इस संयुक्त शब्द के पीछे ना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में प्रशासन को थोड़ा आसान बनाने के लिए अवध और आगरा के क्षेत्रों को मिलाकर एक बहुत बड़ा प्रांत बनाया गया था। अच्छा, अवध और आगरा को जोड़कर। जी, और इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था। बाद में इसे थोड़ा छोटा करके केवल यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। समझ गया। फिर जब भारत का संविधान लागू होने की तैयारी चल रही थी, तब इस विशाल प्रांत को एक ऐसा नाम देने की जरूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र भारत की पहचान से मेल खाता हो। तब जाकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। मतलब यूपी का शॉर्ट फॉर्म वही रहा, यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय हो गई। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक बदलाव था ये। और जब प्रशासन की बात आती है तो राजधानी का जिक्र तो आना ही है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। एकदम। जब विद्यार्थी परीक्षा हॉल के प्रेशर में बैठते हैं तो कई बार एक बहुत ट्रिकी सवाल सामने आता है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? और मजे की बात यह है कि पहला ही विकल्प लखनऊ दिया होता है, जो कि एक ट्रैप है। बिल्कुल ट्रैप है, क्योंकि सही उत्तर प्रयागराज है। मुझे तो ये किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लगता है, जैसे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर लखनऊ में है जहाँ सारी नीतियाँ और फैसले बनते हैं, लेकिन पूरा लीगल डिपार्टमेंट जहाँ से सारे कानूनी काम होते हैं वो प्रयागराज से चल रहा है। अरे वाह, ये एनालॉजी इस व्यवस्था को समझने के लिए एकदम सटीक है। सत्ता और न्याय का ये जो विभाजन है ना, ये दरअसल बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कैसे? क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो अब प्रयागराज में है, उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। 1866? जी, मतलब आजादी से बहुत पहले। जी, और स्वतंत्रता के बाद जब प्रशासनिक राजधानी लखनऊ को पूरी तरह से विकसित किया गया, तब भी न्यायपालिका की ऐतिहासिक अहमियत और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय को वहीं रहने दिया गया। ओहो, ये तो मुझे नहीं पता था। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी एग्जाम में न्यायिक शब्द नजर आए तो हमारे कैंडिडेट्स का ध्यान सीधे प्रयागराज पर जाना चाहिए। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर अगर हम थोड़ा जमीन की बात करें जी, तो प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का ये अलग अलग होना समझ में भी आता है, क्योंकि इस राज्य का आकार ही इतना विशाल है। बहुत विशाल। कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला विरोधाभास भी है। वो क्या? जमीन के मामले में जो राज्य चौथे नंबर पर है, वो आबादी के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है। और यही वो बिंदु है जहाँ भूगोल अपना सबसे बड़ा खेल खेलता है।
जमीन का आकार और उस पर रहने वाले लोगों की संख्या के बीच का ये जो असंतुलन है ना, यही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है और जगह सीमित है। बिल्कुल, इतनी विशाल आबादी के लिए जमीन का हर एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस राज्य को मानसिक मानचित्र पर मतलब मेंटल मैप पर देखें, हाँ। तो इसकी सीमाएं 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती हैं। एक मिनट, 8 राज्य, इतने सारे राज्यों की सीमाएं, एग्जाम हॉल में तो कोई भी भूल जाएगा। क्या इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? घबराने की जरूरत नहीं है। मेंटल मैपिंग से ये बहुत आसान हो जाता है। देखिए, उत्तर में हिमालय की तलहटी से लगते हुए उत्तराखंड और नेपाल हैं। ठीक है, उत्तर में पहाड़। पश्चिम की तरफ बढ़ें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। दक्षिण में नीचे विंध्य की पर्वतमालाओं से जुड़ता हुआ मध्य प्रदेश है और पूर्व की तरफ बिहार है। तो मतलब ये एक ऐसा भूभाग है जो हर दिशा से अलग-अलग संस्कृतियों को समेटे हुए है। लेकिन आपने अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिक्र किया, नेपाल। हाँ, और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो एग्जाम के नजरिए से बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल, बताइए। एग्जामिनर को ये टॉपिक बहुत पसंद है। वो जानबूझकर प्रश्न पत्र में चीन या भूटान जैसे देशों के विकल्प देते हैं ताकि स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाएं। अच्छा, फंसाने के लिए। जी, लेकिन याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ नेपाल के साथ लगती है। ये जो तराई का क्षेत्र है, ये इकोलॉजी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यहाँ का बॉर्डर खुला हुआ है, जहाँ मतलब सदियों से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल। इसलिए नेपाल को दिमाग के एकदम ऊपरी हिस्से में उत्तर दिशा में मजबूती से फिक्स कर लेना चाहिए। ये ट्रिक वाकई काम की है। अब अगर हम सीमाओं के बाहर से नजर हटाकर राज्य के अंदर देखें, तो एक राज्य जो 8 राज्यों से घिरा है, आबादी में नंबर 1 है, उसे संभालना तो किसी बुरे सपने जैसा होगा। प्रशासन के लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। एक ही जगह से इतने करोड़ों लोगों की समस्याएं सुलझाना तो नामुमकिन है। शायद इसीलिए इस राज्य को प्रशासनिक तौर पर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। मतलब वर्तमान में 75 जिले हैं। जी, पूरे 75 जिले। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन 18 मंडलों की क्या जरूरत है। मतलब क्या ये 75 जिले सीधे लखनऊ को रिपोर्ट नहीं कर सकते? इसे आप इस तरह समझिए, इस प्रशासनिक तंत्र के पीछे का विज्ञान है विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा। 75 जिलों के कलेक्टर्स या जिलाधिकारियों का सीधे एक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना तो व्यावहारिक रूप से असंभव है ना। हाँ, वो तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। काम के बोझ को बांटने और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए 4 या 5 जिलों का एक ग्रुप बनाया जाता है। इसी ग्रुप को मंडल या डिवीजन कहते हैं। समझ गया। मतलब एक मिडिल लेयर बना दी गई है। एकदम सही। इन 18 मंडलों के बॉस एक कमिश्नर होते हैं। वो उन 4-5 जिलों की निगरानी करते हैं और फिर राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये पिरामिड जैसी संरचना इस विशाल तंत्र को बिखरने से रोकती है। क्या बात है, ये तो बहुत ही सॉलिड प्रशासनिक चेन बन गई। लेकिन एक और चुनौती है। प्रशासन को कागजों पर तो चला लिया, लेकिन लोगों से बातचीत भी तो करनी पड़ेगी ना। भाषा? हाँ, भाषा। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन मैंने कई पेपर्स देखे हैं, परीक्षाओं में बार बार ये द्वितीय आधिकारिक भाषा वाला सवाल क्यों छाला जाता है? ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है और इसका कारण ये है कि वो भाषा इस क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास की जमीनी हकीकत है। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। 1989, ठीक है। जो गंगा जमुनी तहजीब का इलाका है ना, खासकर अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ उर्दू केवल बोली ही नहीं जाती, बल्कि वहाँ के ऐतिहासिक जमीन के कागजात और पुलिस की शब्दावली में आज भी उर्दू और फारसी के शब्द भरे पड़े हैं। तो इसीलिए लेखपाल और पुलिस जैसी परीक्षाओं में सवाल आता है। बिल्कुल। क्योंकि जो अधिकारी जमीन पर काम करने जाएगा उसे इस दूसरी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। अब कड़ियां जोड़ रही हैं। मतलब प्रशासन को जमीनी हकीकत के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन एक और सवाल है, इतने करोड़ लोगों को जिंदा रखने के लिए काम धंधे के लिए पैसा और ऊर्जा कहाँ से आती है? इसका सीधा संबंध भूगोल और अर्थशास्त्र से है, और उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र उसकी मिट्टी और नदियों में छिपा है। नदियां? हाँ, उत्तर प्रदेश के भूगोल की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की जलोढ़ या एलुवियल मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और घाघरा जैसी नदियां अपने साथ जो गाद लेकर आती है ना, वो बहुत उपजाऊ होती है। इतनी उपजाऊ कि उसने इस पूरे मैदान को कृषि के लिए एक वरदान बना दिया है।
यही कारण है कि यह राज्य गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में हमेशा टॉप पर रहता है। अच्छा, इसीलिए इतनी बड़ी आबादी यहाँ बस गई, खाना आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, कृषि की इसी ताकत ने इस विशाल जनसंख्या को यहाँ बसने का आधार दिया है। गंगा और यमुना तो चलिए सबको याद रहती हैं, लेकिन मैंने पुराने पेपर्स का एनालिसिस किया तो एक अजीब पैटर्न देखा। क्या? परीक्षक अक्सर गोमती और सरयू जैसी नदियों पर सवाल पूछते हैं, जबकि ये गंगा यमुना जितनी बड़ी तो नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, परीक्षक यहाँ केवल आपका भूगोल नहीं चेक कर रहा है, वो आपकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ भी परख रहा है। मतलब अगर हम सरयू नदी की बात करें तो वो केवल एक नदी नहीं है, वो अयोध्या की जीवन रेखा है जहाँ भारत का प्राचीन इतिहास बसता है। हाँ, आस्था का केंद्र है। और गोमती नदी की बात करें तो वो हिमालय से नहीं बल्कि पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है। ये मैदानी इलाके से निकलने वाली एक अनूठी नदी है। ओहो, मैदान से निकलने वाली नदी। जी, और सबसे बड़ी बात, राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ इसी गोमती नदी के किनारे बसी है। क्या बात कर रही हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब कोई नदी राजधानी और उसके इतिहास को अपने किनारों पर समेटे हो तो एग्जाम के नजरिए से उसका महत्व तो अपने आप बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल बढ़ जाएगा। मतलब भूगोल केवल पत्थर और पानी का अध्ययन नहीं है, पानी ने संस्कृति को कैसे आकार दिया ये भी है। सही कहा। अब चलिए एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो एग्जाम में फ्री के नंबर माने जाते हैं। राज्य के प्रति। एकदम, लोग इन्हें बहुत हल्के में लेते हैं और यहीं सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। मतलब मैं खुद अशोक और बरगद के पेड़ में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, और कमल और पलाश में भी लोग बहुत उलझते हैं। ये कंफ्यूजन अक्सर राष्ट्रीय प्रतीकों और राज्य प्रतीकों के बीच होता है। हाँ, वो मिक्स हो जाते हैं दिमाग में। तो चलिए इसे हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं। उदाहरण के लिए, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प की बात आती है तो वो पलाश है। पलाश, इसे टेसू भी कहते हैं ना? जी, वसंत के मौसम में ये गहरे आग जैसे लाल रंग में खिलता है। इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये लाल रंग उत्तर प्रदेश की चिलचिलाती गर्मियों का प्रतीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये तो एकदम विजुअल बन गया दिमाग में। लेकिन पेड़ का क्या? बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो फिर उत्तर प्रदेश का अशोक कैसे याद रखें? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण है। प्राचीन काल में अशोक के पेड़ राजमार्गों और रास्तों के किनारे यात्रियों को छाया देने के लिए लगाए जाते थे। अच्छा। और उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्ग रहा है। अशोक का पेड़ एकदम लंबा, सीधा और घना होता है। समझ रहा हूँ। तो जब आप एग्जाम में राज्य वृक्ष के बारे में सोचें तो उन लंबे और सीधे पेड़ों की कल्पना करें जो इस विशाल राज्य के हाईवेज की रखवाली कर रहे हैं। ये ट्रिक तो कमाल की है। और राज्य पक्षी? राज्य पक्षी सारस है। सारस क्रेन दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है जो हमेशा जोड़े में रहता है। यह उत्तर प्रदेश के जो दलदली खेत है ना, वेटलैंड्स, उन पर निर्भर करता है। मतलब ये पक्षी खेतों के साथ ही रहते हैं? बिल्कुल, यह इस बात का प्रतीक है कि यह उपजाऊ जमीन केवल इंसानों का नहीं, इन खूबसूरत पक्षियों का भी घर है। पलाश का आग जैसा लाल रंग, राजमार्गों पर सीधा खड़ा अशोक का पेड़, और दलदली खेतों में जोड़े में खड़ा सारस, और मुझे याद है राज्य पशु बारहसिंगा है। सही कहा, जिसके सींग किसी बड़े पेड़ की डालियों की तरह फैले होते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के फैलाव की तरह। अरे वाह, ये एनालॉजी तो आपने बहुत शानदार दी। अगर हमारे कैंडिडेट्स इन प्रतीकों को इस तरह विजुअलाइज करेंगे तो कभी अपने नंबर नहीं गंवाएंगे। बिल्कुल, रटने के बजाय चीजों को समझने से याददाश्त पक्की हो जाती है। तो अब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सारे धागों को एक साथ समेटे तो एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? हमने भूगोल से शुरुआत की, उपजाऊ मैदान देखे, उन मैदानों ने कृषि को जन्म दिया, उस कृषि ने करोड़ों लोगों का पेट भरा और भारत में सबसे विशाल आबादी वाले राज्य का निर्माण किया। जी। अब मेरा सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यह है, क्या ये विशाल जनसंख्या केवल प्रशासन के लिए एक चुनौती है, या फिर ये इस राज्य को भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भी प्रदान करती है? मैंने कहावत सुनी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वो केवल एक कहावत नहीं है भाई, वो भारतीय संविधान का एक प्रत्यक्ष परिणाम है, और यही हमारा सबसे बड़ा कॉज एंड इफेक्ट है। वो कैसे? देखिए, भारत में लोकसभा की सीटों का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, जितनी आबादी उतनी सीटें। बिल्कुल। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के भूगोल ने यहाँ भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या को पनपने का मौका दिया, इसलिए संविधान के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें
इसी राज्य के पास है। कुल 80 सीटें। जी, 80 सीटें। भूगोल ने राजनीति को आकार दे दिया। 80 लोकसभा सीटें, मतलब केंद्र में कोई भी सरकार बिना इस राज्य के समर्थन के पूर्ण बहुमत की तो सोच भी नहीं सकती। एकदम सही पकड़े हैं। जब आप एग्जाम में पढ़ते हैं ना कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, हाँ, तो वो केवल एक फैक्ट नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि कैसे नदियों की मिट्टी ने मैदानों को उपजाऊ बनाया, कैसे करोड़ों लोग वहां बसे और अंत में कैसे उन लोगों ने इस राज्य को भारत के लोकतंत्र का सबसे पावरफुल इंजन बना दिया। सच में ये तो एक आहा मोमेंट है। शायद ही किसी किताब में इतनी साफ तरीके से ये बात लिखी हो। मिट्टी से लेकर संसद तक का ये सफर बहुत ही असाधारण है ना? सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विस्तृत चर्चा ने उन सभी कड़ियों को जोड़ दिया जो अक्सर अलग अलग चैप्टर्स में बिखरी रहती हैं। तो चलिए इस गहरी समझ के बाद एक बार फटाफट उन सभी फैक्ट्स का एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं तेजी से विषय रखूंगा और आप तथ्य बताइएगा। राज्य के गठन की आधिकारिक तारीख 24 जनवरी 1950। पुराना प्रशासनिक नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस या संयुक्त प्रांत। न्यायिक राजधानी का शहर, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयागराज। प्रशासन को संभालने वाले कुल जिले और मंडल 75 जिले जो 18 मंडलों में बटे हैं। जमीनी प्रशासन से जुड़ी द्वितीय आधिकारिक भाषा 1989 में अपनाई गई उर्दू। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, राजमार्गों का अशोक और जंगल की आग यानी पलाश। और भारत की राजनीति तय करने वाली लोकसभा सीटें पूरे देश में सबसे ज्यादा, कुल 80 सीटें। क्या बात है, बहुत ही शानदार। जब तथ्य इस तरह लॉजिक के साथ दिमाग में बैठ जाएं, तो कोई भी ऑप्शन हमारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। तथ्य तो एकदम स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। अरे वाह, बताइए। हमने ये तो जान लिया कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जी। लेकिन क्या कोई इस बात पर विचार कर सकता है कि वे टॉप 3